डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। यूपी चुनाव की तैयारी में जुटी बीएसपी। पिछड़ा वर्ग भाईचारा कमेटी की बैठक पर पिछड़ों में पैठ बढ़ाने की कोशिश तेज। बीएसपी का सबसे ज्यादा फोकस गैर यादव पिछड़ी जातियों पर। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कार्यकर्ताओं को समझाई रणनीति। पूर्व कांग्रेस विधायक मुकेश श्रीवास्तव को विजिलेंस टीम ने किया गिरफ्तार। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन घोटाले में हुई गिरफ्तारी। मुकेश श्रीवास्तव पर आय से अधिक संपत्ति का मामला। मुरादाबाद में लव जिहाद। युवती से धर्म और नाम छिपाकर दोस्ती। शादी का झांसा देकर बनाया शारीरिक संबंध। पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। अमेरिका ईरान में फिर जंग छिड़ गई है। इसे केवल एक नया तनाव नहीं बल्कि पूर्ण पैमाने के क्षेत्रीय युद्ध का दोबारा भड़कना माना जा रहा है। बीते 2 महीने से लागू नाजुक युद्ध विराम अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। जून 2026 के इस दूसरे सप्ताह में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच सीधे सैन्य हमले और तीखी जवाबी कार्रवाई ने हालात को और विस्फोटक बना दिया है। पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। अप्रैल में हुआ पाकिस्तान प्रायोजित युद्ध विराम पूरी तरह से तार-तार हो गया है। ताज़ा हालात यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा सीधी और भीषण जंग शुरू हो चुकी है। मई महीने की कूटनीतिक रस्साकसी के बाद जून की शुरुआत में शांति वार्ता पूरी तरह से ठप हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अंतिम चेतावनी दी कि वह बातचीत की मेज पर आ जाए या अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कल रात ईरान के भीतर कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। अमेरिकी सेना का दावा है कि यह कार्रवाई ईरान की लगातार जारी आक्रामक हरकतों के जवाब में की गई। इसके बाद ईरान ने हार्मुज स्ट्रेट को सभी प्रकार के जहाजों के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया। सुबह आई खबरों के मुताबिक हार्मुज जलडमरू मध्य से जबरन गुजरने कोशिश करने वाले 2 जहाजों पर ईरान ने मिसाइल दाग दी। वहीं एक जहाज पर अमेरिका ने भी मिसाइल दाग दी। यानी अब इस स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर अमेरिका और ईरान दोनों बमबारी कर रहे हैं। इस इलाके में अमेरिकी नौसेना और ईरान की IRGC के बीच आमने सामने की भीषण गोलाबारी जारी है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने खाड़ी के अरब देशों जैसे सऊदी अरब, UAE, कतर, ओमान को 2 टूक शब्दों में कहा है कि अगर उन्होंने अपनी जमीन या हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए करने दिया तो वे भी इस युद्ध की आंच से बच नहीं पाएंगे। अयतुल्ला खुमैनी के खात्मे के बाद मुस्तफा खामनेई के नेतृत्व में ईरान करो या मरो की नीति पर चल रहा है। वह अपने परमाणु हथियारों को कगार पर खड़े यूरेनियम भंडार को सरेंडर करने से साफ इनकार कर चुका है। लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूथी विद्रोही एक बार फिर से पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं, जिससे इजरायल पर भी दबाव कई गुना बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का रुख बेहद सख्त है। उनका कहना है कि बातचीत के नाम पर ईरान को वक्त काटने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साफ है कि मिडिल ईस्ट अब बारूद के उस ढेर में बदल चुका है जहां चिंगारी सुलग नहीं रही है बल्कि धमाके हो रहे हैं। अमेरिका और इजरायल ने ईरान को जिस चंगुल में फंसाने की कोशिश की, ईरान ने वैश्विक तेल सप्लाई की गर्दन यानी हार्मुज स्ट्रेट को मरोड़कर उसका जवाब दिया है, तीखा जवाब दिया। कूटनीति के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और अब फैसला बंदूकों, मिसाइलों से हो रहा है, जिसका असर पूरे भारत सहित दुनिया पर दिख रहा है। ईरान अमेरिका के बीच दोबारा हुई इस भीषण जंग ने तेल संकट से अलग पूरी दुनिया विशेषकर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर चौतरफा वार किया है। दुनिया का ध्यान भले ही ईंधन पर हो, लेकिन इस जंग ने सीधी तौर पर वैश्विक कृषि और भोजन की थाली पर हमला किया है। फारस की खाड़ी का यह इलाका दुनिया का यूरिया और DAP खादों का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक है।
जंग के कारण खाद्य और उनके कच्चे माल जैसे पेट्रोलियम फीड स्टॉक की वैश्विक सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट चुकी है। रेटिंग एजेंसी फिच ने जून 2026 की अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में भारत की विकास दर को 6.7 से घटाकर 6.4 कर दिया है। फिच का साफ कहना है कि इस जंग ने पैदा हुए चौतरफा दबाव के कारण भारतीय उपभोक्ताओं की खर्च करने की क्षमता को घटा दिया है। वहीं डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया निचले स्तरों पर बढ़ रहा है। भारत का लघु और मध्यम उद्योग जो देश की रीढ़ है, इस युद्ध की सीधी जद में आ गया है। भारत के कुल एमएसएमई निर्यात का 15% हिस्सा अकेले खाड़ी देशों से आता है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत जैसे देशों में युद्ध के हालात होने से भारत से निर्यात होने वाले चावल, विशेषकर बासमती चावल, कपड़ा, केमिकल्स और हस्तशिल्प का निर्यात पूरी तरह से रुक गया है। फिक्की के एक अध्ययन के अनुसार खाड़ी क्षेत्र में तनाव के कारण भारतीय निर्यातकों को माल रोकने, ट्रांसपोर्ट पर फंसने और रूट बदलने के कारण अब तक 2 से 3 अरब डॉलर का अतिरिक्त लॉजिस्टिक नुकसान उठाना पड़ा है। हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से तेल का रुकना ही नहीं मतलब है, बल्कि दुनिया के व्यापारिक जहाजों का चक्का जाम होना भी है। वैश्विक ट्रैकिंग एजेंसी क्लार्कसंस रिसर्च के अनुसार 3200 व्यापारिक जहाज फारस की खाड़ी के भीतर या यूएई, ओमान के तटों पर लाचार खड़े हैं। हालात बताते हैं कि युद्ध लंबा खींचने पर दुनिया एक बार फिर महामंदी की गिरफ्त में फंस सकती है। खाड़ी की महज 2 से 3 मुख्य बंदरगाहों के ठप होने से पूरी दुनिया के शिपिंग नेटवर्क में डोमिनो इफेक्ट यानी एक के बाद एक नुकसान होना शुरू हो जाएगा। ईरान अमेरिका की इस दोबारा शुरू हुई जंग ने यह साबित कर दिया है कि आधुनिक दुनिया की अर्थव्यवस्था आपस में इस तरीके से जुड़ी हुई है कि खाड़ी देश में गिरने वाली एक मिसाइल भारत के किसान के खाद की बोरी और दिल्ली, मुंबई में बैठे आम आदमी के बजट को सीधे छलनी कर रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी और डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दिनेश शर्मा जी। संजीव जी, पहला सवाल आपसे। भारत ने इजरायल और ईरान दोनों के साथ अपने अच्छे संबंध के कारण किसी भी एक पक्ष की प्रत्यक्ष आलोचना करने से परहेज किया है। खाड़ी देशों में 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट में गहराते संकट के कारण भारत की कूटनीतिक भूमिका, जिसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहें या रणनीतिक स्वायत्तता और बैलेंसिंग एक्ट पर टिकी है। नए महासंकट में भारत की भूमिका किस ओर दिखती है, क्योंकि इस आर पार की लड़ाई में भारत को भी लग रहा है एक रुख अपनाना पड़ेगा। संजीव जी। देखिए प्रसून जी, भारत की जो भूमिका है वो वेस्ट एशिया, जिसे मिडिल ईस्ट के तौर नाम पे भी जाना जाता है, वो महत्वपूर्ण होती जा रही है। और भारत की जो आज एक वैश्विक छवि है, जो भारत की जो सामरिक आर्थिक शक्ति है, जो भारत की प्रोएक्टिव लीडरशिप का जो रोल है, वो आज पूरे विश्व के लिए जो चुनौतियां हैं उसको डील करने के लिए अनिवार्य हो चुका है। और वेस्ट एशिया के राष्ट्र भी भारत से बड़ी अपेक्षाएं रखते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आज का ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए और उसे पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध है और अपना हम पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन जहां तक इन घटनाओं की बात है, जो वेस्ट एशिया की जो पूरी क्राइसिस है, उसके ऊपर भारत ने डे 1 से लगातार इस बात को कहा है कि डायलॉग, डिप्लोमेसी और डी एस्केलेशन ही इसका एक रास्ता है। नेगोशिएटिंग टेबल पर आकर के बातचीत के माध्यम से ही समस्याओं को सुलझाना चाहिए। अब्राहम एकॉर्ड्स का भारत समर्थक है। भारत जो डायलॉग एमंग सिविलाइजेशन, जो कि ज्यूज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया चल रही थी, भारत उसका समर्थक है। लेकिन अभी आप देखिए तो इस तरीके की जो सिचुएशन है उसमें भारत के हित भी प्रभावित हो रहे हैं। पहले ईरान के द्वारा जो हमले किए गए थे उसमें भारत के कई शिप्स टारगेट पे आ गए थे, और अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा एक के बाद एक 3 भारतीय शिप्स, 3 शिप्स को टारगेट किया गया है, जिसमें कि भारतीय क्रू मेंबर्स सवार थे, जिसमें कि 3 की मृत्यु की भी खबर है। तो जाहिर है कि इसकी भारत ने कड़ी निंदा भी की है। संजीव जी, अब चूंकि युद्ध हो रहा है, ईरान और इजरायल दोनों से भारत के अच्छे संबंध हैं। अब सवाल ये उठता है कि
आखिर ऐसी स्थिति परिस्थिति में भारत के पास उपाय क्या बचा है? देखिए, भारत का जो अप्रोच, जैसा कि मैंने कहा कि डायलॉग, डिप्लोमेसी और डीएस्केलेशन पर बल देने का तो है ही, लेकिन उपाय जो आपने पूछा है बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं प्रसून जी कि ये जो वेस्ट एशिया की क्राइसिस है, ये एक प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट है, ये एक लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट होने जा रहा है। इतना आसानी से इसका सोल्यूशन निकलने नहीं जा रहा है। इसी वजह से हमें अपने जो एनर्जी इंपोर्ट्स के जो नए डेस्टिनेशंस की लगातार तलाश करनी होगी, नए सप्लाई चेन स्थापित करने होंगे, और जो ब्लैक जो गैस पाइपलाइंस हैं उनको स्थापित करना होगा, ताकि जो अल्टरनेट एनर्जी इंपोर्ट्स के जो मेजर्स हैं, जो डेस्टिनेशंस हैं और सप्लाई चेन्स हैं, संजीव जी, आपकी बात से एक बात तो साफ हो रहा है कि भारत अंतिम समय तक किसी भी देश की ओर, चाहे इजराइल की बात हो चाहे ईरान की तरफ, एक तरफा रुख अपनाएगा नहीं। हमारे साथ मौजूद है कर्नल दिनेश शर्मा जी। ट्रंप हमेशा आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, बाकी देशों को धमकाते भी हैं कि या तो आप हमारे साथ हैं या तो नहीं हैं। नाटो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अब ट्रंप इस युद्ध का अंत कैसे करेंगे? क्या यह युद्ध परमाणु युद्ध में भी तब्दील हो सकता है? दिनेश शर्मा जी। डॉक्टर साहब, इस समय परमाणु युद्ध के बारे के तो कोई भी ऐसे दूर दूर तक जो है चांसेस नजर नहीं आते हैं। और आज की तारीख के अंदर जो है परमाणु, जैसा कि आप सभी जानते हैं, डेटरेंस के लिए होता है, एक प्रकार से जो है अपनी तरफ से एक डेटरेंस के लिए है। लेकिन इसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो, अभी तक इसके बारे में कोई इंडिकेशन तो लगता नहीं है। अब बात आती है डोनाल्ड ट्रंप साहब की, जैसा कि हमारे साथी साहब ने पूरा डिटेल के अंदर बता दिया, संजीव साहब ने। देखिए, ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस समय बहुत ही कठिन परिस्थितियों के अंदर हैं, क्योंकि उन्हें अपने आप को जो है एक स्ट्रॉन्ग शो करना है अपने अमेरिकन कंस्टिट्यूएंसी के अंदर। तो वो किसी भी हालत के अंदर जो है, जो उनकी डिमांड है उसको वो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। दूसरी तरफ जो ईरान है, वो भी किसी भी हालत के अंदर जो है वो दुनिया को ये नहीं दिखाना चाहता है कि उसने अपनी डिमांड को सरेंडर कर दिया है। कर्नल दिनेश शर्मा जी, आपको माफ करिएगा, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ट्रंप का बयान साफ है कि वह 1 महीने के अंदर इस युद्ध को खत्म कर देंगे। इसीलिए यह सवाल अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इस युद्ध का अंत ट्रंप कैसे करेंगे। ये तो साफ है कि परंपरागत तरीके से युद्ध लड़ने पे यह युद्ध 1 महीने में तो खत्म नहीं होने वाला है। तो इस युद्ध का अंत करेंगे कैसे ट्रंप? ट्रंप साहब अभी 1 महीने की बात कर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले तो वो कह रहे थे कि 2 दिन के अंदर जो है बातचीत हमारी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो हमारे डील होने वाली है। तो ट्रंप साहब की जो स्टेटमेंट होती है वो हमें वी शुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। लेकिन अभी की परिस्थितियों के मुताबिक तो लगता नहीं है कि ये युद्ध जो है बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। हाँ, कोई बीच का रास्ता वाया मीडिया जो है वो कोई निकल आए कि अपना ट्रंप साहब भी अपनी जो डिमांड है उनको थोड़ा कम करें, ईरान भी जो है अपनी तरफ से जो है कुछ तरीका निकाले जिस प्रकार की उसकी डिमांड है। क्योंकि इस समय की जो स्टैंडिंग है दोनों कंट्रीज की, उसको मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। ईरान कहता है कि मैं अपना परमाणु कार्यक्रम को बंद तैयार नहीं है। अब तो युद्ध का मामला शुरू हो चुका है, जंग शुरू हो चुकी है और अब आर पार की लड़ाई हो रही है। इसके बाद एक सवाल बेहद संजीदा है कि क्या अमेरिका और इजराइल के संयुक्त युद्ध में शामिल होने के बाद ईरान एक देश के तौर पे अपना वजूद बचा पाएगा? एक देश के तौर पे कहना इसलिए भी महत्वपूर्ण है, ईरान बनाम अमेरिका इजराइल युद्ध की सवाल उठ रहा है कि क्या यूएस इजराइल के साथ इस युद्ध के बाद ईरान एक देश के तौर पे अपना वजूद बचा पाएगा? क्योंकि युद्ध के नतीजे अगर अमेरिका इजराइल के पक्ष में गए तो भविष्य में ईरान की सेना और विदेश नीति दोनों का गिरवी रखा जाना तय है। हमारे साथ मौजूद हैं संजीव श्रीवास्तव जी, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट। संजीव जी, देखिए प्रसून जी, आपने ये बड़ा अच्छा सवाल उठाया है, महत्वपूर्ण है। और मैं तो ये मानता हूँ कि ईरान एक सिविलाइजेशनल स्टेट है। ईरान के लोग बड़ी पुरानी सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, अभिमानी लोग हैं और अच्छे लोग हैं, सिविलाइज्ड नेशन हैं। लेकिन अगर कोई अस्तित्व, अगर कोई बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा, अगर सवाल किसी के ऊपर है तो वो ईरान के इस्लामिक रिजीम के ऊपर है। वो ईरान के इस्लामिक रिजीम जो कि 1979 में उन्होंने तख्ता पलट करके और अमेरिका की एम्बेसी
इत्यादि को सीज करते हुए एक बड़े परिवर्तन के साथ वो आए थे और उन्होंने पूरे ईरान का जो शासन तंत्र है उसको कट्टरतावादी तंत्र बना दिया था, एक रेडिकल इस्लामिक जो शासन वहां पर स्थापित कर दिया था। क्या ये जो इस्लामिक रिजीम है वो अपने अस्तित्व को बचा पाएगी? इसके ऊपर बड़े सवालिया निशान लगातार खड़े होते जा रहे हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि यदि ये युद्ध लंबा खिंचता है तो अल्टीमेट इसका जो खामियाजा है वो ईरान के इस्लामिक रिजीम को अपने फॉल के तौर पर उठाना पड़ सकता है। उसका हश्र वही हो सकता है जैसा कि सद्दाम हुसैन की रिजीम का हुआ था। और लेकिन इतना कहने के बाद प्रसून जी इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि ईरान की जो इस्लामिक रिजीम यदि बुद्धिमत्ता से काम ले, अपने अप्रोचेस में वो बदलाव लाए, स्टेट ऑफ इजराइल और इजराइल के प्रति एक सम्मान की भावना रखे, आतंकवाद को त्यागने के बारे में कदम उठाए, तो जरूर आज भी ईरान के इस्लामिक रिजीम के पास स्पेस मिल सकता है उसे कि वो भविष्य में अपने अस्तित्व को बचा के रख सकती है। लेकिन जो IRGC लेड इस्लामिक रिजीम है वो और कहीं ज्यादा कठोर होती जा रही है और जिसका खामियाजा आज नहीं तो कल ईरान को उठाना पड़ सकता है। संजू जी, आप बेहद अहम बात कर रहे हैं, लेकिन खाड़ी देश अब अमेरिका की इस एक तरफा युद्ध नीति से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की राजनीति और आर्थिक फैसलों की आज खाड़ी देशों की सत्ता पर साफ दिख रही है। खुद को ठगा महसूस कर रहे सऊदी अरब, कतर, कुवैत, UAE जैसे देशों के सामने अब उनकी सुरक्षा या रक्षा विकल्प क्या हैं? दिनेश शर्मा जी। देखिए, इनके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि ये खुद ही अपना जितने भी 6 देश हैं वो अपना कोई ज्वाइंट मिलिट्री डिफेंस तैयार करें, जिससे कि वो ज्वाइंटली जो है अपने आप को तैयार कर सके किसी भी प्रकार का ईरान की तरफ से हमला आने का। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटीज जो है वो बहुत कम है। वो किसी भी हालत में जो है अमेरिका को त्याग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो अमेरिका को त्याग करते हैं तो वो ना तो रशिया की तरफ जा सकते हैं, और आज की तारीख के अंदर रशिया इस पोजीशन में नहीं है कि वो उनको किसी प्रकार की सिक्योरिटी जो है प्रदान कर सके। इसके साथ साथ जो है रशिया और एक भी है, क्योंकि चाइना बेसिकली बिलीव करता है अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अंदर, वो किसी भी हालत में इनको जो है सिक्योरिटी कवर नहीं प्राप्त देना चाहेगा। जी जी। तो अल्टीमेटली जो है अमेरिका जो है ये खाड़ी देश जितने भी हैं वो अमेरिका का साथ इसलिए नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें अपनी मोनार्की या जो उनका अपना जो राजतंत्र है उसको भी वो बचा के रखना चाहते हैं। और इसके साथ साथ जो है जितने भी खाड़ी देश के अमीर हैं या जो वहाँ के मोनार्क हैं, उन लोगों ने कि अपने इंटरेस्ट जो है वो अमेरिका के अंदर है। वो उनका जो है इतनी इन्वेस्टमेंट है, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज है, उनके बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो वो किसी भी हालत में जो है अमेरिका के ऊपर से कहने के लिए अभी जो है, मैं एक सैनिक होने के नाते ये कह सकता हूँ कि देखिए साहब, किसी भी युद्ध के अंदर आप 100% जो है अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, चाहे आपका कितना भी अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम हो, कहीं ना कहीं जो है दुश्मन जो है वो आपको नुकसान पहुंचा जाएगा। कोलैटरल डैमेजेस जो है, कोलैटरल डैमेजेज हो रहे हैं। इसी के कारण एक बड़ी आशंका दिखाई जा रही है कि दुनिया महामंदी की चपेट में आने वाला है। अब इस महामंदी का असर क्या पॉलिटिक्स में भी होगा? संजू जी, अमेरिका की सत्ता क्या टूटेगी? देखिए, ऑलरेडी ये जो क्राइसिस है, मिडिल ईस्ट की क्राइसिस, वेस्ट एशिया की क्राइसिस, इसका जो इम्प्लीकेशंस हैं, इसका जो बहुत ही कॉन्सिक्वेंसेस, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी पर ऑलरेडी पड़ रहा है। ऑलरेडी विश्व की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो प्रभावित हो रही हैं, और चाहे वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, वर्ल्ड बैंक हो, जितने भी रेटिंग एजेंसीज हैं, सभी इस बारे में अपनी गहरी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। और ये जाहिर है कि पूरे विश्व के लिए एक आपदा का समय है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जैसे एक आपदा की कोई स्थिति में हमको अपने आप को जो है डील करना होता है, उसी तरीके की ये आपदा है। मैन मेड क्राइसिस है, लेकिन ये जरूर है कि क्राइसिस है, और ये एक लॉन्ग ड्रॉन क्राइसिस दिखाई देती है, जैसा कि हमने इस बात को डिस्कस किया। तो ये जो पूरी सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए मेरा ऐसा मानना है कि विश्व के जो जिम्मेदार राष्ट्र हैं, विश्व नेता हैं, और जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, यूनाइटेड नेशंस तो
एक बार फिर से विफल साबित हो चुका है। तो ऐसे में जो अन्य जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं उन सभी को आगे आकर के इस पूरी स्थितियों को डील करने के लिए अपने बेहतर से बेहतर जो विकल्पों को जो है तलाशना होगा। मुझे लगता है कि प्रसून जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि दुनिया और दुनिया के जो विश्व के जो राष्ट्र हैं वो आने वाले समय में उनकी जो भूमिका इस पूरे क्राइसिस को डील करने में महत्वपूर्ण होगी। अभी तो कोई उसमें इंटरवीन नहीं करना चाहता, लेकिन अभी आप देखिए तो G7 की जो बैठक होने वाली है फ्रांस में, उसमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने के संदर्भ में कुछ डिफेंसिव मेजर्स लेने के भी संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो फिर वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के नॉर्मलाइजेशन। संजीव जी, इस युद्ध में अगर किसी की चल रही है, दुनिया अगर देख रहा है कि किसी की बात मानी जा रही है तो वह ट्रंप हैं, लेकिन कई जगह दिखा कि इजराइल ट्रंप को भी बाईपास कर रहा है। अब यह जंग सिर्फ दो देशों की नहीं रही है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर वार किया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सैन्य तंत्र और नेतृत्व को तोड़ने के लिए जो चक्रव्यूह रचा, उसने ईरान को पूरी तरीके से घुटने टेकने पर मजबूर तो नहीं किया, लेकिन पूरे खाड़ी क्षेत्र सहित दुनिया को अनिश्चितकालीन अस्थिरता की आग में झोंक दिया, जिसको महामंदी का नाम दिया जा रहा है। ईंधन की किल्लत हो, महंगाई का नया दौर एक और महामंदी की दस्तक का आगाज कर रहा है, जिसके लिए दुनिया को तैयार रहना चाहिए। लेकिन सबसे पहले अमेरिका को कौन रोकेगा? संजीव जी, जल्दी से 30 सेकंड में जवाब। देखिए, अमेरिका को उसकी जो स्वयं की जो परिस्थितियां हैं वो रोकेंगी। अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय के जो बड़े राष्ट्र हैं अमेरिका के ऊपर दबाव बनाएंगे। अभी आप देखिए तो चाहे यूरोप हो, चाहे वो भारत हो, चाइना हो, जापान हो, जितने भी बड़ी इकोनॉमीज हैं वो लगातार अमेरिका को सलाहें दे रहे हैं कि आप इसको अधिक एस्केलेट करने के बारे में ना कदम बढ़ाएं। और यूरोपीय राष्ट्रों ने तो इस पूरे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को डील करने के लिए उसकी जो है उसकी वजह से जो क्राइसिस पैदा हुई है उसको डील करने के लिए अनेक रणनीतियों पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन यूरोप के अलावा भी दुनिया है। इस जंग ने महामंदी का दस्तक तो दे ही दिया है, जिसके लिए अब दुनिया के देशों को अपनी तैयारी करके रखनी चाहिए। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। फिलहाल मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।